फ्राइडे को हमारा एक टेस्ट है, चैप्टर 3 स्टार्ट से लेकर स्टार्ट पेज नंबर कहाँ से हो रहा है 52 से। सो पेज 52 से 59 तक हमारा फ्राइडे को टेस्ट है, पेज 52 टू 59। शायद हम पेज 58 तक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बीच में एक पेज 59 रहता है जो आज हम कवर करेंगे, तो यहाँ तक हम फ्राइडे को टेस्ट देंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, जिसकी हमने कुछ 3 टाइप्स कवर कर ली अभी तक। क्या थी 3 टाइप्स? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल एंड डिविजनल। सर एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर क्या था? सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर बोल लेंगे, तो इसके फीचर्स क्या हैं? नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सर क्या थे फीचर्स इसके? No delegation decision making, no formal management, only decision making are done by owner, small product. Company operating in small products, small services. Operation are simple. Operations are simple. सर फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? सर फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? मिस फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? क्यों एब्सेंट थी? तो एब्सेंट होंगे तो उस दिन वाला लेक्चर भी एब्सेंट हो जाएगा। आज कवर कर लोगी, कल प्रिपेयर करके आओगी। मिस फंक्शन स्ट्रक्चर क्या था? गुड। 4 फीचर्स इसके क्या थे? Good. Management is divided between the managers of activities and features. Good. Each function has its own management. Each function has its own management as well as own staff. Miss divisional structure क्या था? 4 टाइप्स ऑफ डिविजन्स क्या थी? एरिया वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज डिवीजन, लाइक एग्जांपल लाहौर डिवीजन, कराची डिवीजन। दूसरी नहीं, ये मार्केट एरिया नहीं थी। डिफरेंट प्रोडक्ट डिवीजन, यस। क्या क्या हो सकती है प्रोडक्ट डिवीजन्स? ठीक हो गया। और डिवीजन्स क्या हो सकती हैं? कस्टमर वाइज डिवीजन हो सकती हैं, लाइक ओके। और डिवीजन क्या हो सकती है? प्रोसेस वाइज डिवीजन हो सकती है, यस, लाइक रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिस 4 डिवीजन क्या थी बताएं जरा? Geographical area wise, for example, Lahore and Karachi division. Different product wise की example दें। Rail division, bus division for transportation company, yes, good। तीसरी customer wise like consumer product and industrial products, yes। चौथी process division, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज क्या थी मिस? Regional management, responsibility of implementation of product, market is on regional management, or division is strategic. Division might be a strategic business unit of the business. Each division has its Department. all function department, yes. The overall control, it provides service
support service to each department like corporate services, IT एंड research and development. रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर फंक्शन स्ट्रक्चर के 3 फीचर्स क्या थे मिस्टर? नजरें तो मिलाना। फंक्शन स्ट्रक्चर के 3 फीचर्स क्या थे? हाँ, एब्सेंट था, वजह? साथ वाले से पूछो जरा। सर आप आए थे, मैं भी एब्सेंट था, वजह? क्योंकि वो एब्सेंट था और तबीयत खराब थी। क्या हुआ तबीयत को? बुखार हो गया। कितने दिन रहा ये भी नहीं पता, 1 दिन में ख़त्म हो गया, जादुई बुखार था। सर क्या थे फंक्शन स्ट्रक्चर के फीचर्स? अथॉरिटी डेलीगेटेड टू थ्रू फॉर्मल अरेंजमेंट, यस। सेकंड, सर फंक्शन स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या थे? क्यों? अभी याद करें, मैं सुनता हूं आपसे। अभी फंक्शन स्ट्रक्चर के 3 फीचर्स क्या थे? What is delegated to? सर फंक्शन स्ट्रक्चर के फीचर्स? थ्रू फॉर्मल मैनेजमेंट, ओके। फंक्शन स्ट्रक्चर के फीचर्स? गुड। हाँ हाँ, चार टाइप्स ऑफ डिवीजन क्या थी मिस्टर? कस्टमर डिवीजन एग्जांपल दे। कंज्यूमर कस्टमर, यस। प्रोडक्ट डिवीजन, यस। एग्जांपल? ऑयल एंड रिफाइनिंग, ये प्रोडक्ट डिवीजन है। ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। प्रोडक्ट डिवीजन क्या है? बस डिवीजन, रेल डिवीजन, कैब डिवीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ओके। बाकी 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन क्या है? एरिया डिवीजन, ज्योग्राफिकल एरिया डिवीजन, एग्जांपल? कराची डिवीजन, लाहौर डिवीजन। चौथी डिवीजन क्या है? प्रोसेसिंग डिवीजन, एग्जांपल्स? रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल। सर फीचर्स क्या हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के? क्यों एब्सेंट था? कहाँ गया हुआ था? हाँ, दोस्त के पास। क्या करने? मिलने उधर गया था। हाँ, फिर मिलके क्या किया? कि वो बताने वाला नहीं है? नहीं बताने वाला, मतलब ऐसा कुछ किया? हाँ सर, क्या थे फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? वजह? बीमार हो गया। अच्छा भला शक्ल से लग रहा है बीमार हो गया। सच्ची हो जाएगा झूठ बोलेगा तो। सर डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं? वजह? डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं मिस्टर? डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स? On management staff, yes, sir. Control and सर क्या फीचर्स थे एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर के?
नो डिसीजन मेकिंग, नो फॉर्मल डिसीजन मेकिंग। किसकी बात हो रही है? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर की। तो उसमें फॉर्मल डिसीजन मेकिंग होती है, मैं कहता हूँ इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती तो फिर क्या होती है? एक ही पर्सन होता है डिसीजन मेकिंग में। अंग्रेजी क्या बनी? सिंगल पर्सन होता है, अंग्रेजी क्या बनी? सर क्या थे एंटरप्रेन्योरल के फीचर्स? नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यस। स्मॉल कस्टमर, small products or services, business operating in small products or services, operations are likely to be simple। एक बीच में रहेगी बात। सर क्या थे एंटरप्रेन्योरल के फीचर्स? सर एंटरप्रेन्योरल के फीचर्स? small number of products and services, operations are likely to be simple, no formal management, everything is around a single entrepreneur, no formal management, everything is around a single entrepreneur, no delegation of decision making authority। सर वो क्या थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स? फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स। delegate in a formal arrangement. Each function has on its management structure and on its staff, and responsibilities are divided between the management accountable entities. पढ़ नहीं रहे आप लोग? अभी भी पढ़ नहीं रहे? नहीं पढ़ रहे? क्लास में बड़ी मुश्किल से 10 स्टूडेंट निकले जो पढ़ के आए हैं आज, बाकी छुट्टी पे थे। कुछ सिंपल डीठ लोग, बेशर्म लोग, याद नहीं है। ये नहीं कि अभी हमें ये 5-10 मिनट मिले इसमें ही चलो हम याद कर लें, कुछ 7 लाइनें तो लर्न हो सकती थी, लेकिन नहीं, पूछने आया तो हम कह देंगे लर्न नहीं किया। अभी भी आप लोग नहीं पढ़ रहे, और ये डिसाइड हो चुका है कि पेपर हमने अब देना है 6 मार्च को। हमारे पास 2 मंथ और 10 दिन है, 9 दिन है, चले 9 दिन है, 2 माह और 9 दिन है हमारे पास पढ़ने के लिए। अगर ये पेपर पास करना है तो आपके पास 2 माह और 9 दिन है। कोई भी पेपर अगर पास करना है तो फरवरी का महीना आपके पास नहीं है, वो सिर्फ रिवीजन है। आपको जनवरी एंड तक सारा सिलेबस विद फुल प्रिपरेशन कंप्लीट करना होगा। अगर फरवरी में लेके जाओगे तो रिवाइज नहीं होगा तो पेपर पास नहीं होगा। पीछे कोई किया है तो मुझे बता दो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के बिना पर्चा पास आई कैप में नहीं होता। कोशिश करें डेली हम 1.5-2 पेजेस लेके चल रहे हैं, अपनी एक रूटीन बना लें डेली कोई आधा घंटा क्लासेस के अलावा बीएम को पढ़ने का। साथ ये 1.5 पेजेस डेली होते जाएंगे। वीक में 10-12 पेजेस इस तरह से चलते जाएंगे। इजीली जनवरी एंड तक सिलेबस हमारा कंप्लीट, प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट। फरवरी में हमें इतना टाइम इसे नहीं देना पड़ेगा। क्यों? फरवरी में शायद हो सकता है बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उनका प्रेशर भी होगा, और अगर तीनों का प्रेशर हुआ तो फिर एक आध पेपर छोड़ना पड़ जाता है। कोशिश करें, अभी अगर रूटीन नहीं बनाई तो अपनी बना लें। क्लासेस के अलावा 4-5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने की अय्याशी हमने 1.5-2 माह कर ली। अब 2-2.5 माह हमें पढ़ना है अगर सीए करना है तो। हम पेपर दे के उसके बाद 1.5-2 माह फिर अय्याशी करेंगे। सब कुछ यहीं पे रहना, कहीं नहीं जाना। 2-3 माह में दुनिया नहीं बदलनी, वहीं के वहीं रहेगी सारी चीज़ें। इसलिए भी प्लीज़ बाकी चीज़ों को थोड़ा छोड़ के मिलना मुलना, दोस्तों के पास जाना थोड़ा सा छोड़ दें। अब थोड़ा स्टडी को प्रायोरिटी बना लें। 2-2.5 मंथ है, स्टडी प्रायोरिटी बनेगी तो सीए होगा।
वरना सीए नहीं होना, कुछ ने ऑलरेडी पास्ट में सीख लिया होगा रिजल्ट से। तो प्लीज देखें अगर पेपर वो फेल हुआ था तो क्यों हुआ था, उसको एनालाइज तो करें। क्या हमने वाकई ही मंथ बिफोर एग्जाम सिलेबस कवर किया हुआ था? क्या वाकई ही आखिरी मंथ में नया कुछ नहीं था, सिर्फ हमने रिवाइज किया था और पेपर फेल हो गया? या आखिरी मंथ में हम कुछ नया पढ़ रहे थे, रिवीजन का हमें टाइम नहीं मिला था, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी और पेपर देने चले गए थे? थोड़ा सा एनालाइज करें जब पेपर फेल हुआ कि क्यों फेल हुआ है, और कोशिश करें वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करें, वरना दोबारा फिर फेल हो जाएगा। आगे जैसे जैसे जा रहे हो पेपर मुश्किल होते चले जा रहे हैं, पिछले पेपर इजी थे, आगे जैसे जैसे जाओगे पेपर डिफ़िकल्ट टफ होते चले जाएंगे। और अगर अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो आगे पीछे अगर एक फेल हुआ है तो आगे 2-3 भी फेल हो सकते हैं। 2-2.5 मंथ है, प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम इनफ है हमारे पास, अभी भी हम 3 पेपर इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये 9 दिन जो है नवंबर वाले ज़ाया कर दिए इसी तरह से, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और अगर हमने आगे नेक्स्ट मंथ के भी 9-10 दिन इसी तरह ज़ाया कर दिए तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर 3 पेपर वाली ऑप्शन नहीं बचनी, फिर ऑप्शन बचनी है 2 पेपरों वाली। और अगर हम आखिरी महीने पे लेके चले गए सब कुछ, तो फिर 2 पेपरों की ऑप्शन नहीं बचनी। फिर एक पेपर ही आप अगर कमाल कर सको तो कर सकोगे, वरना कुछ स्टूडेंट आखिरी रात भी पेपर पढ़ रहे होते हैं और पर्चा देने भी जाते हैं। और कितने नंबर लेते हैं? 8 नंबर। कोशिश करें अगर सीए करना है अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। मुश्किल नहीं है सीए, मुश्किल नहीं है। अय्याशी कर लिया हमने 2-3 माह पेपरों के बाद से ऑनवर्ड, अब पढ़ना शुरू कर दो। पेपर दे के उसके बाद फिर 1.5-2 माह हमारे पास अय्याशी है। ये सारी चीज़ें यहीं पे रहनी, कहीं ख़त्म नहीं होनी। लेकिन ये 1 साल या तो हमारी ज़िंदगी बना देगा, 1 साल में 6 पेपर कर लिए तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, सीए हो जाएगा। ये 1 साल अगर हमने ज़ाया कर दिया, पेपर पास नहीं किए, तो बाद में नहीं होंगे। क्यों? ऐसे गंदे जरासीम हमारे अंदर आ जाएंगे कि बाद में उनकी वैक्सीन कहीं से मिलनी नहीं है, और वैक्सीन नहीं मिलनी तो सीए हमारा नहीं होना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बातें कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हायरार्किकल अरेंजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? हायरार्किकल अरेंजमेंट है। किस चीज़ की? एक्टिविटीज़ की, पोजीशंस की, रैंक्स की, रो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। हायरार्किकल अरेंजमेंट है किसकी? एक्टिविटीज़ की, कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे कैसे परफॉर्म होगी। पोजीशन अथॉरिटी लेवल की है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, पोजीशन है, या रो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि किसने किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना है। तो उस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। क्यों बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? काम जो है परफॉर्म करवाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया, काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया, टीम स्पिरिट अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, या बिजनेस में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया। अगर हम आए ऑन पेज 57 तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मिलेगी, इसके कुछ पर्पसेस मिलेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी। क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइंस हाउ एक्टिविटीज एंड टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड। मीन एक फॉर्मल अरेंजमेंट है किस चीज की? एक्टिविटीज की, टास्क की, एंड हाउ प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन वुड फ्लो विद इन दिस स्ट्रक्चर। और इंफॉर्मेशन के फ्लो की अरेंजमेंट है कि कैसे कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किसको वर्क परफॉर्म करके रिपोर्ट करेगा। जब कहते हैं इट इज अ टिपिकल हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन अथॉरिटी लेवल्स की जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर है, जिसके कुछ पर्पसेस हैं।
क्या पर्पस है? डिवाइड वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट्स, मीन काम को डिवाइड करना है इनटू डिपार्टमेंट, तो हमने स्ट्रक्चर बनाना है। असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब, लोगों को वर्क असाइन करने के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाना है। कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, टास्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स, क्लस्टर का क्या मतलब है? क्लस्टर अगेन आपने क्या करना है? डिवाइड करना है जॉब को इनटू डिफरेंट यूनिट्स, तो क्यों बनाना है? स्ट्रक्चर। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट, लोगों के रिलेशनशिप डिफाइन करना कि कौन कहाँ पे किसके साथ किसके अंडर काम करेगा, तो कैसे डिफाइन होगा? स्ट्रक्चर के थ्रू। एस्टैब्लिश फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, मीन अथॉरिटी लाइंस बनानी है, कौन किसके नीचे है कौन किसके ऊपर है। एंड एलोकेट एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, डिप्लॉय मीन यूटिलाइज करना, मीन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, एलोकेट करने के लिए हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, मीन कौन क्या करने के काबिल है उसको वो डिपार्टमेंट असाइन करना, ये क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ से मेरे को 5 पर्पसेस ऑफ स्ट्रक्चर लिखने आने चाहिए, इसकी एक डेफिनेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने का कुछ फ़ायदा है कि जब रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करोगे, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करोगे, टीम स्पिरिट क्रिएट करोगे, लोगों का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करोगे, तो इससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट होगा या नहीं होगा? क्यों? इससे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अचीव होगी। हर बंदा कोई ना कोई काम करेगा, प्रॉपर वे में करेगा, तो इससे एफिशिएंसी भी अचीव होगी, इफेक्टिवनेस भी अचीव होगी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट करने में ये हेल्प देगा। अगर आपने लोगों का वर्क डिवाइड किया ही नहीं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए ही नहीं, तो माइट भी कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, रिसोर्सेज इफेक्टिव यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? फिर नहीं होंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है? चूजिंग द करंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड ग्रोथ। कंटेंट एम्प्लॉयज, किससे एम्प्लॉय कंटेंट, कंटेंट बोलते हैं खुश करने को, हैप्पी, मीन एम्प्लॉयज क्या होंगे? हैप्पी होंगे। क्यों? क्लियर है कि इनका काम कहाँ पे है, किस डिपार्टमेंट में इन्होंने काम करना है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर, और से क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। चूजिंग द रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट टेंशंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिफाइन नहीं किए, अथॉरिटी लेवल डिफाइन नहीं किए, बीच में क्या होंगी? टेंशंस। अलाउ इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस, एफिशिएंसी भी अचीव नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। टू फ्लोरिश एंड रिड्यूस कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। इन द वर्स्ट कैन एन इनकरेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैन लीड टू कंपनी क्लोजर, तो कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों? एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं हुई, तो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी, मीन बंद होकर रह जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है? हमने एक डेफिनेशन लर्न करनी है, 5 पर्पसेस हमें लिखने आने चाहिए, और ये इसकी इंपॉर्टेंस के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हमें लर्न करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, तीनों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके 4 फीचर्स हैं। नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल, नो फॉर्मल अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज अराउंड अ सिंगल एंटरप्रेन्योर, business operating in small number of products and services, and tasks are simple। इसके फंक्शनल के 3 फीचर्स हैं। क्या था? अथॉरिटी इज डेलीगेटेड थ्रू अ फॉर्मल हायरार्किकल अरेंजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, ईच फंक्शन हैज इट्स ऑन मैनेजमेंट एंड इट्स ऑन स्टाफ। और उसके बाद हमने एक चार्ट बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, और नीचे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, प्रोडक्शन है, आईटी है, R&D है। प्रोडक्शन के आगे सब फंक्शन है, मशीनिंग है, असेंबलिंग है, फिनिशिंग है, पैकेजिंग है। डिविजनल स्ट्रक्चर 5 फीचर्स। क्या? अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड टू द डिविजनल मैनेजर। Divisional manager is responsible for the strategy making of that division. Division might be a strategic business unit of the entity. Each division has its own functions. Head office retain overall control of the organization.
and some of the function might be performed by the head office like IT and R&D। और उसके बाद इसका चार्ट बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, डिवीजन A, डिवीजन B, या हेड ऑफिस के पास क्या है R&D IT, डिवीजन A के आगे फर्दर सब फंक्शन, डिवीजन B के आगे फर्दर सब फंक्शन। ये 3 स्ट्रक्चर की टाइप्स हमने कवर कर ली। कहते हैं एक स्ट्रक्चर की टाइप और भी है, मीन 3 नहीं 4 टाइप है। चौथी टाइप क्या है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जिसको डुअल कमांड स्ट्रक्चर या डुअल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। डुअल कमांड या डुअल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर। हमने चैप्टर 1 में कहीं पे बात की थी प्रोजेक्ट की। क्या ख्याल है, क्या होता है प्रोजेक्ट? कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट क्या है? कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, किस लिए? टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, जिसका स्टार्ट और एंड पहले से डिफाइन होता है। और एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है अगर विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ। अगर विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसी बात है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूटीन में हम टास्क परफॉर्म करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं होते। प्रोजेक्ट क्या होता है? रूटीन से हट के कुछ नया करने का जो टास्क है। जो रूटीन टास्क है वो प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट क्या है? रूटीन से हट के कुछ नया करने का जो टास्क है उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्ट का। और चूंकि नया टास्क है तो इसलिए फेल होने का चांस भी हाई है। मीनिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा अगर विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ। विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और चूंकि नया टास्क है तो फेल होने का चांस भी हाई है। तो हमने क्या करना है? इसे प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अगर मैनेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी, सपोज हम अपनी कंपनी के मैनुअल ऑपरेशन को कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटराइज करने के लिए हमने एक टीम को टास्क दिया। तो ये टीम क्या कर रही है? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। क्यों? ये मैनुअल से कंप्यूटराइज करना हम शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा करने जा रहे हैं। रूटीन नहीं है। क्या ख्याल है? रूटीन से हट के है तो ये क्या है? प्रोजेक्ट है। या हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि सपोज हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और हमारे रूटीन टास्क क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, होम कंस्ट्रक्ट करना। ये क्या है? हमारे रूटीन टास्क है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है वो हमें कहता है कि आपने हमें कोई यूनिक किस्म की बिल्डिंग बना के देनी है। सपोज आपने मुझे एफल टावर बना के देना है या आपने मुझे ताजमहल बना के देना है। तो एफल टावर बनाना, ताजमहल बनाना ये रूटीन टास्क नहीं है, रूटीन से हट के हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं? 7वां अजूबा बनाने जा रहे हैं। अल्टीमेटली रूटीन से हट के नया टास्क है तो फेल भी हो सकता है। क्या ख्याल है? तो हमने प्रॉपर्ली मैनेज इसे करना है। ताजमहल कौन बनवा रहा है? शाहजहां बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? अपनी 10वीं बीवी को बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। 7वीं नहीं 10वीं बीवी थी वो। और अगर हमने विद इन टाइम विद इन कॉस्ट ना बनाया तो क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ? नहीं। क्यों? बर्थडे पे गिफ्ट नहीं कर पाया तो उसके बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे मैनेज करना है वो हमें चैप्टर 1 में नेटवर्क एनालिसिस ने बता दिया था। क्या ख्याल है? प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है वो हमें चैप्टर 1 में नेटवर्क एनालिसिस ने बता दिया कैसे मैनेज करना है। सो उसी प्रोजेक्ट पे हम वापस आ गए कि प्रोजेक्ट क्या है? रूटीन से हट के कुछ नया टास्क। अब कहते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कौन करेंगे? कुछ लोग काम करते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट टीम का। प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा? प्रोजेक्ट टीम। उस प्रोजेक्ट टीम को लीड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट टीम को कौन लीड करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर ने इंश्योर करना है कि टीम वाकई ही प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही, और प्रोजेक्ट वाकई ही विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है प्रोजेक्ट की? प्रोजेक्ट मैनेजर की। लेकिन मैनेजर ने खुद काम नहीं करना, उसने किसके थ्रू काम करवाना है? प्रोजेक्ट टीम के थ्रू।
अब ये जो प्रोजेक्ट टीम है ये दो तरह से बनाई जाती है। प्रोजेक्ट टीम दो तरह से बनाई जाती है, एक थ्रू प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मीन कुछ सेपरेट लोग जो है प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, और प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो टीम क्या हो गई? डिसबैंड हो गई, ख़त्म हो गई। मीन प्रोजेक्ट टीम कैसे बनाई जा रही है? थ्रू प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मीन सेपरेट लोग सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद इन लोगों की जॉब ख़त्म। इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, भाई 5 साल का प्रोजेक्ट है तो आपकी 5 साल की एम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोजेक्ट टीम बनाना। जब कहते हैं प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है थ्रू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि हमने प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट लोग अपॉइंट नहीं किए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो अपना रूटीन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनसे कहा भाई अपने रूटीन फंक्शन के साथ साथ आप ये एक प्रोजेक्ट पे भी काम करो। मीन आप एम्प्लॉयज को क्या करना है? एक रोल परफॉर्म नहीं करना, डुअल रोल परफॉर्म करना है। एक मैनेजर के अंदर काम नहीं करना, 2 मैनेजर के अंदर काम करना है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर, और एक सपोज आप प्रोडक्शन में काम करते हो तो अपने प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर। और जब 2 मैनेजर्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं तो ये क्या बन गया? डुअल कमांड स्ट्रक्चर। अब आपने काम करके एक मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना, 2 मैनेजर को रिपोर्ट करना है। प्रोजेक्ट का काम प्रोजेक्ट मैनेजर को और अपना रूटीन फंक्शन रूटीन मैनेजर को। तो जब आप 2 मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो तो ये क्या बन गया? डुअल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग सिंगल फंक्शन नहीं, डुअल या मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे रूटीन काम के साथ साथ क्या काम कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट टीम 2 तरह से बनाई जाती है, थ्रू प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर थ्रू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी? टेम्परेरी। क्यों? प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म। जबकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? परमानेंट। मीन प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया तो अपना रूटीन फंक्शन एम्प्लॉय क्या करेंगे? परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छी बात कौन सी है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? एफिशिएंसी किसमें अचीव होगी? एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्यों आपको सेपरेट लोग अपॉइंट करके सेपरेट से अलग से इजाफी पे नहीं करना पड़ा? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो सकता है उसी पे में आप काम करवा लोगे, यार वेले बैठ रहे तो ये भी काम करो। क्यों? आपके साथ इतना टाइम कमिटेड है। या कोई थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा दे देंगे, चलो भी आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो तो चलो इतनी को पे आपको साथ और मिल जाएगी, तो एम्प्लॉय विलिंग हो जाएंगे, चलो हमें थोड़ी सी पे एक्स्ट्रा मिल रही है। साथ क्या होगा? प्रोजेक्ट पे काम करने से प्रोजेक्ट क्या एक नया टास्क परफॉर्म करने से एम्प्लॉय की स्किल्स जो हैं वो भी क्या होंगी? डेवलप होंगी। क्यों? रूटीन के साथ आपको कुछ नया सीखने का चांस भी मिल रहा है। इन फायदे हैं इसके। क्या फ़ायदा है? एक तो एफिशिएंसी अचीव होगी, दूसरा फ़ायदा क्या है कि एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप होंगी। लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को कहता है एक मसला भी है। मसला क्या है कि अगर एम्प्लॉय अपने रूटीन फंक्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों? रूटीन मैनेजर प्रेशराइज कर रहा है पहले ये करो फिर प्रोजेक्ट देखेंगे, तो उससे प्रोजेक्ट फिर डिले हो जाएगा, और प्रोजेक्ट डिले हो गया तो फेल हो गया, शाहजहां पर्पस अचीव नहीं हुआ। हाँ, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर इनको प्रेशराइज करेगा फिर पहले प्रोजेक्ट देखो, क्यों? ये मुझे ऑन टाइम कंप्लीट करना है, तो उससे फिर रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब होने से भी क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट हुआ? तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मसला है, या तो प्रोजेक्ट डिले में चला जाता है या फिर रूटीन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिवली वर्क कब करेगा? जब दोनों मैनेजर्स की आपस में कम्युनिकेशन अच्छी है कि कब मैंने इस एम्प्लॉय को यूज़ करना है और कब आपने यूज़ करना है। हाँ, अगर दोनों प्रेशराइज करेंगे एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेट होकर शायद वैसे ही भाग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से कि हम किस मुसीबत में फंस गए, और सूरत में फिर ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा।
तो इफेक्टिव कब होगा? जब दोनों मैनेजर्स के आपस में अच्छी कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कल्चर इस तरह का सेट है कि एम्प्लॉयज़ की बिलीव है कि अब हमने सिंगल नहीं डुअल फंक्शन परफॉर्म करना है। मैनेजर्स की भी बिलीव है कि हमने एम्प्लॉयज़ को किसी एक जगह पे नहीं, दोनों जगहों पे अलाउ करना है काम करने के लिए। अगर एम्प्लॉयज़ की बिलीव डुअल फंक्शन परफॉर्म करने वाली नहीं है, या मैनेजर्स की बिलीव ये नहीं है कि हमने इनको दोनों कामों के लिए अलाउ करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मीन इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों मैनेजर्स की, एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट होगी आपस में तो फिर जाके ये स्ट्रक्चर अच्छा चलेगा, वरना ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्या है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑन पेज 59। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अ मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर। अब कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नहीं 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एम्प्लॉय रूटीन फंक्शन के साथ 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो फिर हर प्रोजेक्ट का सेपरेट मैनेजर है। और जब सेपरेट मैनेजर, तो फिर ये क्या बना? डुअल कमांड नहीं, क्या बन जाएगा? मल्टीपल कमांड। अब आपने काम 2 मैनेजर्स को नहीं, ज़्यादा मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है, तो फिर क्या बन जाएगा? मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर। सो क्या है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अ मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर that include a multiple command structure but also related support mechanism। support mechanism ही मैनेजर्स की आपस में अच्छी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट होना ज़रूरी है कि कब मैंने इसे यूज़ करना है और कब आपने यूज़ करना है। एंड एन एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न। कल्चर में लोगों की बिलीव्स भी हैं कि हमने सिंगल फंक्शन नहीं, मल्टीपल फंक्शन पे काम करना है, जब ज़रूरत पड़े प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, तो फिर जाके ये स्ट्रक्चर क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर originated in 1950s and 1960s in entities where it was recognized that different function within the entity needed to operate closely together। Matrix organization and project organization structure were both first used in the defense and aerospace industries, where companies were required to carry out major products for customers in addition to their routine work, such as building a quantity of aircraft for a government customer। मीन एक एयरक्राफ्ट जहाज़ बनाने वाली कंपनी का रूटीन काम क्या था? ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन बनाना। लेकिन अगर साथ गवर्नमेंट ने कह दिया भाई आपने क्या करना है, हमें कोई F-16 त्यारे भी बना के देने हैं, तो जो F-16 त्यारे बनाना है ये इनका रूटीन काम नहीं है, वो तो कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के जंगी त्यारे आपने बनाने हैं, तो उसको भी अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या बन गया? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्यों? प्रोजेक्ट पे भी अब काम कर रहे हैं। सो द चैलेंज वाज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड ऑन बजट। मसला क्या है? प्रोजेक्ट को विद इन टाइम विद इन कॉस्ट कंप्लीट करना है, वरना फेल हो जाएगा। However, the traditional functional structure within the construction companies meant that no one was responsible for the project as a whole। मीन रूटीन के फंक्शन अगर परफॉर्म करने हैं तो फिर प्रोजेक्ट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि मैट्रिक्स में क्या है? रूटीन फंक्शन के साथ साथ आप प्रोजेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। सो अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम मीन इसमें जो मसले आते हैं वो कैसे रिजॉल्व करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर अपॉइंटेड विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट विद इन टाइम विद इन कॉस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैड टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल डिफरेंट फंक्शंस, जिन्होंने मैनेज करना है एफर्ट्स मीन प्रोजेक्ट टीम को। At the same time, functional managers such as management of engineering, production and sales and marketing retained their decision making authority। और हर फंक्शन का भी अपना अपना सेपरेट मैनेजर होगा जो लोगों को इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट के साथ साथ रूटीन फंक्शन पे भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। It encourage communication and places emphasis on the getting the job done। लेकिन अच्छा कब चलेगा? जब दोनों मैनेजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगी और दोनों का फोकस होगा कि इसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, रादर देन ईच मैनेजर डिफेंडिंग हिज और हर ऑन पोजीशन। रादर देन कि हर मैनेजर सेल्फिश हो, अपना ही काम करवाए, भाई पहले ये कर पहले ये कर। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तब मीट होगा जब आपके काम के साथ साथ प्रोजेक्ट पे भी काम होगा। अगर आपका काम हो गया, प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ और प्रोजेक्ट फेल हो गया,
तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है या लॉस है? लॉस है। तो ये अफेक्टिवली वर्क कब करेगा, मीन इसके अंदर जो मसले हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगे? तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, एक फंक्शनल मैनेजर अपॉइंट किया गया है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूटीन फंक्शंस। और क्या होनी चाहिए दोनों के बीच में? कम्युनिकेशन। फोकस किस पे होना चाहिए? गेटिंग द जॉब डन रादर देन ईच मैनेजर डिफेंडिंग हिज आर हर ऑन पोजिशन। नीचे उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन सेपरेट टीम और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है? सो कहता है द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कम टू एन एंड when the project ends, whereas the matrix structure of authority and command is permanent. एक एग्जांपल उसने दे दी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। क्या एग्जांपल दी? सपोज कंपनी का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एक मैनेजर है, क्या ख्याल है, जिसको हम मैनेजर प्रोडक्शन का नाम दे देंगे। कंपनी के अंदर कोई 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ए चल रहा है, एक प्रोजेक्ट बी चल रहा है और एक प्रोजेक्ट सी चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसका एक मैनेजर है जिसे हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्शन मैनेजर का। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। एक बंदा है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट, जिसका रूटीन काम क्या है? प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है वो चेक करके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना। ये क्या है इसका रूटीन काम? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मीन जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी क्वालिटी चेक करके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना। अब अगर साथ इसको टास्क दे दिया गया है कि तूने प्रोजेक्ट बी की क्वालिटी चेक करके प्रोजेक्ट बी मैनेजर को भी रिपोर्ट करनी है कि प्रोजेक्ट जो है वो विद इन टाइम विद इन कॉस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये क्या कर रहा है? डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या ख्याल है? प्रोजेक्ट बी मैनेजर के अंडर भी काम कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर भी काम कर रहा है, मीन प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करके उसे भी रिपोर्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट बी की क्वालिटी चेक करके प्रोजेक्ट बी मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है, तो डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अंडर 2 मैनेजर काम कर रहा है तो डुअल कमांड बन गया। काम करके 2 मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है तो क्या बन गया? डुअल रिपोर्टिंग लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की एग्जांपल। इसको उसने क्या किया? यूं एक डब्बे में सम अप कर दिया। ये क्या बन गया? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का चार्ट बन गया। ये बुक में देखें ऐसी की बात नजर आ रही है। एक फंक्शनल मैनेजर है किस चीज़ का? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जिसका काम क्या है? इंश्योर करना क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। एक क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है टू क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मीन प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन की क्वालिटी से रिलेटेड, और साथ रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोजेक्ट बी मैनेजर भी। और जब 2 मैनेजर के अंडर काम कर रहा है, दोनों को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। द पर्सन शोन इज अ क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट and is responsible to the quality control manager for technical aspects of the job, maintaining quality system and so on, जो उसका रूटीन काम है, और रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट बी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन द कॉस्ट बजट एंड टू द प्रॉपर स्टैंडर्ड। Obviously conflict can arise. The project manager might want to skim some test to make up time, mean production से time निकालो प्रोजेक्ट को देखने के लिए, but the quality control department wouldn't want to do that. लेकिन quality control production department ये उसे करने नहीं देगा. So both can put the employee under some pressure. However, this structure should allow the employee to ask the 2 managers to discuss the problem and it is planned that they are both involved. ये प्लान को प्लीज प्लान कर लें, PLAN। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर ना पड़े, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये चार्ट बना के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है।
कि क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स क्वालिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर, as well as he is responsible to the project B manager regarding quality of project B. So he is performing dual function, reporting under two different managers. So this is our matrix structure. लर्न क्या करना हमने, ऊपर से 2 लाइनें डेफिनेशन 2 पॉइंट तक लर्न करना है, थोड़ी सी औखी डेफिनेशन है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हमने एड्रेसिंग द प्रॉब्लम वाले लर्न करने हैं, मीन इसमें मसले आते हैं तो वो कैसे रिजॉल्व करने हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, 1.5 लाइन ये लर्न करनी है, और हमें ये चार्ट बना के एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यही एक एग्जांपल, बाकी 2 एग्जांपल्स और हैं, होपफुली कल डिस्कस करेंगे। पेज 52-59 आप टेस्ट दे रहे हो फ्राइडे को।